नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज दिनांक भी 11 और अध्याय भी 11 ले रहे हैं हम ध्वनि। तो इस अध्याय की शुरुआत में बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं, ऊर्जा जो है उसके बहुत सारे रूप हैं। यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, और उन्हीं रूपों में से एक रूप है हमारा ध्वनि ऊर्जा। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न स्रोतों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे सुनते हैं, और ये जानिएगा ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। इन विभिन्न स्रोतों में कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब ये कंपन माध्यम के द्वारा हमारे कानों तक पहुंचते हैं और वहां ये जो संवेदना उत्पन्न करते हैं, उसके फलस्वरूप ही ये ध्वनि हम सुन पाते हैं। आप इसका अनुभव अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। आपके विद्यालय की जो घंटी है, जब उस पर हथौड़े से आघात किया जाता है, प्रहार किया जाता है, तो उस घंटी में भी कंपन उत्पन्न होते हैं, और उन कंपनों का अनुभव आप उसे छू करके कर सकते हैं। एक झंझनाहट सी महसूस होती है हमें, और ये झंझनाहट ही क्या है? कंपन है। तो इन्हीं कंपनों के फलस्वरूप ही हमें उस विद्यालय की घंटी से भी ध्वनि सुनाई देती है। तो ये है बात उस ध्वनि की कि किस प्रकार से हम सुन पाते हैं। आगे बात करते हैं हम, ये ध्वनि जब किसी भी वस्तु में उत्पन्न होती है तो ये आगे माध्यम में कैसे संचरित होती है, यानी आगे ये कैसे गति करती है। ध्वनि का संचरण। ध्वनि की गति के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये माध्यम क्या है? जिस पदार्थ से होकर के ये कंपन गुजरते हैं वो माध्यम कहलाता है। तो माध्यम की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वस्तुओं के कंपन, वस्तुओं के कंपन जिस पदार्थ से होकर गुजरते हैं वह माध्यम कहलाता है। हमने बात की थी कि वस्तुओं में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, क्योंकि उसमें कंपन होता है। कंपनों के कारण ही वो ध्वनि उत्पन्न होती है, और ये कंपन जिस पदार्थ के द्वारा गुजरकर हम तक पहुंचते हैं, हमारे कानों तक पहुंचते हैं, वो पदार्थ माध्यम कहलाता है। अब ध्वनि के लिए यदि माध्यम की बात की जाए तो ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यम द्वारा संचरित होती है। ध्वनि के लिए ठोस भी माध्यम का कार्य कर सकता है, वहीं द्रव के द्वारा भी इसका संचरण संभव है, और गैस तो इसका सर्वोत्तम माध्यम है ही। वायु जो है वो इसका सर्वोत्तम माध्यम है संचरण का। ध्वनि संचरण का सर्वोत्तम माध्यम वायु है।
जब ध्वनि का संचरण होता है, यानी जब कंपन आगे से आगे गति करते हैं, तो केवल ध्यान रखिएगा कंपन का ही संचरण होता है। जो माध्यम के कण होते हैं उनका कुल विस्थापन शून्य रहता है, वो अपनी जगह से नहीं हटते। यानी ध्वनि संचरण में केवल कंपन का ही संचरण होता है। माध्यम के कणों का कुल विस्थापन शून्य होता है। केवल कंपन ही एक कण से दूसरे कण, दूसरे से तीसरे कण, इस प्रकार आगे से आगे संचरित होते हैं। माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं। आगे देखिए, ध्वनि का जब संचरण होता है तो ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है? संपीड़न और विरलन के रूप में इसका संचरण होता है। ये शब्द नए हैं आपके लिए, अभी एक बार सुनिए। ध्वनि का संचरण संपीड़न तथा विरलन के रूप में होता है। ये जो संपीड़न है ये उच्च दाब का क्षेत्र है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है, जबकि विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। सामान्य शब्दों में यदि हम समझें तो संपीड़न वह है जिसमें कण जो है, माध्यम के कण जो है वो पास पास एकत्रित होकर के कंपन कर रहे हैं, जबकि विरलन वह है जिसमें कण दूर दूर स्थित हैं। जैसे अगर चित्र के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से यदि माध्यम के कण उपस्थित हैं तो ये संपीड़न, और यदि माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं कुछ इस प्रकार तो ये घटना है विरलन। संपीड़न और विरलन एकांतर क्रम में उपस्थित रहते हैं। संपीड़न के बाद विरलन और विरलन के बाद फिर से संपीड़न और आगे फिर से विरलन। तो इस प्रकार से जो ध्वनि है वो संचरित होती है संपीड़न विरलन के रूप में। तो अब चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट हो रही है स्थिति कि ये जो संपीड़न है इसमें कण पास पास उपस्थित हैं, जबकि विरलन में कण जो है वो दूर दूर उपस्थित है। विरलन एक निम्न दाब का क्षेत्र है, जबकि संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है।
एक बार फिर से, वस्तुओं के कंपन जिस पदार्थ से होकर गुजरते हैं वह माध्यम कहलाता है। और ध्वनि के लिए, ध्वनि संचरण के लिए ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यम जो है वो सरल है, सुगम है, तीनों के द्वारा ही ये संचरित हो सकती है। आपने छोटी कक्षाओं में भी उदाहरण पढ़ा होगा, जैसे एक उदाहरण हमारा मित्र, यदि एक आपने स्केल लिया, अपने छोटी कक्षाओं के उदाहरण है ये, एक स्केल लिया और यदि आपका मित्र एक तरफ उसको कुछ खुरसता है और दूसरे हिस्से को आप कान पर लगा करके सुनते हैं, तो बिना देखे भी आपको पता चल जाता है कि वो ध्वनि की आवाज आपको सुनाई देती है। तो यहाँ स्केल जो है, यानी जो ठोस है, वो माध्यम बना है ध्वनि के संचरण के लिए। एक सिरे पर उसे खुरचा गया, जबकि हमें दूसरे सिरे पर आवाज सुनाई देती है। इसी प्रकार यदि हम द्रव की बात करें तो एक उदाहरण आपने पढ़ा होगा, एक गुब्बारे में यदि आप पानी भर लेते हैं और उस गुब्बारे को आप अपने कान पर लगाइए, उसके बाद आप उसकी दूसरी सतह पर जो आपके कान से दूर है, आप उस पर कुछ हल्का ठक ठक कीजिए, तो आपको जो दोनों सतहों के बीच में, गुब्बारे की दोनों सतहों के बीच में जो पानी भरा हुआ है, वो अब यहाँ माध्यम का कार्य करता है और ध्वनि की आवाज हमें सुनाई देती है। इसी प्रकार वायु बहुत अच्छा माध्यम है ध्वनि संचरण का, जैसे कि आज आप हमें सुन पा रहे हैं, तो ये घटना हम एक दूसरे की बातचीत को सुन पाते हैं, इसमें वायु ही माध्यम का कार्य करती है। तो ये तो बात है कि माध्यम कैसे ध्वनि संचरण में सहायक है। उसके बाद हमने बात की है कि सर्वोत्तम माध्यम की यदि बात की जाए ध्वनि के लिए तो वो वायु है। जब भी ध्वनि संचरित होती है तो केवल कंपन ही संचरित होते हैं। कैसे, अभी हम बात करते हैं। माध्यम के कणों का कुल विस्थापन शून्य रहता है और इसी प्रकार जब ध्वनि का संचरण होता है तो वो संपीड़न और विरलन के रूप में आगे गति करती है। संपीड़न जहां उच्च दाब का क्षेत्र है, वहीं विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है, जिसमें ये चित्र के माध्यम से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कण पास पास हैं, संकुचित हैं, और जबकि विरलन में कण जो है वो विरल अवस्था में है, दूर दूर उपस्थित है। अब हम बात कर रहे थे कि कैसे ध्वनि संचरण में केवल कंपन ही संचरित होता है। देखिए, जब कोई भी वस्तु कंपन उत्पन्न करती है और ये जो कंपन है जब माध्यम से होकर के गुजरते हैं, अब जो भी माध्यम उस ध्वनि के संचरण के लिए उपस्थित है, उस माध्यम के कण भी कंपन करने लगते हैं और अब ये कंपायमान कण, यानी कंपन करते हुए कण, इस ऊर्जा को अपने पास में स्थित कण को स्थानांतरित कर देते हैं। अब अगला कण जो उसके पास उपस्थित था, अब वो कंपन करने लगता है और कंपन करते हुए अपनी ऊर्जा और अपने पास स्थित कण को दे देता है। इस प्रकार से आप देखिएगा, जैसे ये कोई वस्तु है जिसमें कि कंपन उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार से। अब ये कंपन जो है यहाँ और यहाँ कोई व्यक्ति है, इसके कर्ण की बात हम कर रहे हैं, यहां तक इसे कंपन कैसे सुनाई दे रहा है, ध्वनि कैसे सुनाई दे रही है। तो यहाँ ये जो कर्ण, वस्तु और कान के बीच में जो ये माध्यम है, यहाँ जो कण उपस्थित हैं वो ये वाला कण ये कंपन करने लगेगा और ये कंपन करता हुआ ये अपनी ऊर्जा दूसरे पास में स्थित कण को दे देगा। फिर ये कण उस ऊर्जा को तीसरे कण को दे देगा, ये अगले कण को दे देगा। फिर ये ऊर्जा इस प्रकार से एक कण से दूसरे कण तक स्थानांतरित होती हुई हमारे कर्ण तक पहुंच जाती है और यहाँ पहुंच करके ये जो कंपन है ये संवेदना उत्पन्न करते हैं और निश्चित रूप से हम उस वस्तु की ध्वनि को सुन पाते हैं। तो इस प्रकार आपने यहाँ देखा कि केवल कंपन का ही संचरण हुआ, कंपन ही एक कण से दूसरे कण के माध्यम से होते हुए हमारे कानों तक पहुंचे हैं। माध्यम के कण वहीं अपनी जगह बने रहते हैं। तो ये जो हमने आपको बात बताई थी कि ध्वनि संचरण में केवल कंपन ही संचरित होता है, माध्यम के कणों का कुल विस्थापन शून्य होता है, स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कण अपने स्थान पर ही बने हुए हैं, केवल कंपन ही इस वस्तु से होता हुआ हमारे कानों तक पहुंचा है। तो इस प्रकार ये है बात ध्वनि संचरण की।
जहां तक अभी हमने बात की है, ध्वनि संचरण तभी संभव है जबकि कोई न कोई माध्यम वहां उपस्थित है। निर्वात ऐसी अवस्था जहां वायु जो है वो शून्य है, वायु शून्य स्थान निर्वात कहलाता है, उसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। और इस बात को हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से बखूबी समझ सकते हैं। तो देखिए आप एक पीपीटी, ये कुछ इस प्रकार एक क्रियाकलाप हम करेंगे। ये क्रियाकलाप हमें ये प्रदर्शित करेगा कि वायु जो है वो एक माध्यम का कार्य कर रही है ध्वनि संचरण के लिए। कैसे समझिएगा, एक हमने ये जो आपको कांच का बना हुआ एक बेल जार, यानी एक मर्तबान समझ सकते हैं आप, इस प्रकार का एक हमने कांच का बना हुआ उपकरण लिया जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में बेल जार कहते हैं। इस बेल जार के अंदर ये नीले रंग की गोलाकार आपको विद्युत घंटी दिखाई दे रही है। घंटी को इसके अंदर सेट किया गया और इसका संबंध जो है वो इसके स्विच से बाहर की तरफ विद्युत द्वारा करा गया है। जैसे ही हम स्विच को चालू करते हैं, हमें यहां बजने वाली घंटी की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि अभी इस बेल जार में घंटी के अलावा अगर कुछ है तो वो क्या है, वायु। यहाँ वायु माध्यम का कार्य कर रही है और हमें घंटी की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। उसके बाद हमने क्या किया, नीचे की तरफ आप देखिए, ये यहाँ हमने एक निर्वात पंप को जोड़ रखा है जिसका काम है कि ये इस बेल जार में उपस्थित वायु को बाहर निकालेगा। धीरे धीरे जैसे ही निर्वात पंप के द्वारा वायु को निकाला जाता है, बेलजार के अंदर वायु जो है उसकी मात्रा कम होती जाती है। जैसे जैसे बेलजार में वायु की मात्रा कम होती है, वैसे ही वैसे हम इसको अनुभव भी कर सकते हैं। कैसे कि जो घंटी अंदर बज रही थी, अब हमें उसकी आवाज जो है वो कुछ कम सुनाई देने लगती है। धीरे धीरे जो ये घंटी की आवाज है ये कम से कम होती चली जाती है, क्योंकि लगातार ये निर्वात पंप के द्वारा हवा निकाली जा रही है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब हमें इस घंटी की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है, और ऐसा उस स्थिति में होता है जब निर्वात पंप द्वारा बेलजार में उपस्थित संपूर्ण वायु को बाहर निकाल दिया गया है, यानी बेलजार के अंदर कोई भी वायु अब शेष नहीं रही है। इस स्थिति में घंटी बजने पर भी हमें उसकी ध्वनि सुनाई नहीं देती है, क्योंकि अब ये जो कंपन इस घंटी में उत्पन्न हो रहे हैं, इनको बाहर ले जाने के लिए कोई भी माध्यम यहाँ उपस्थित नहीं है। इस प्रकार ये प्रयोग, ये क्रियाकलाप ये प्रदर्शित करता है कि किसी भी ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है। निर्वात की स्थिति में ध्वनि संचरण संभव नहीं है। आइए लौटते हैं पुनः अपनी क्लास में। समय हो चला है बच्चों ब्रेक का, आगे हमारी बातें जारी रहेंगी ब्रेक के बाद।
लेते हैं ध्वनि तरंगों की प्रकृति। ध्वनि तरंगों को दो प्रकारों में बांटा गया है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति। तरंगों को कंपन व संचरण की दिशा के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। तरंगों को कंपन व संचरण की दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा है अनुदैर्घ्य तरंग। कंपन किस प्रकार से हो रहे हैं और संचरण की दिशा क्या है, उसके आधार पर सबसे पहले प्रकार की जो तरंग है वो है अनुप्रस्थ और दूसरी है अनुदैर्घ्य। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग में क्या स्थिति है? तरंग संचरण की दिशा है ये। तरंग संचरण की दिशा, और जो माध्यम के कण कंपन करते हैं वो इस दिशा के लंबवत, यानी इस प्रकार। माध्यम के कणों का कंपन। तो यानी हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जिन तरंगों में कंपन संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं उन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जिन तरंगों में कंपन तरंग संचरण की दिशा के जिन तरंगों में कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ऐसी तरंगे जिनमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, और चित्र के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है आपको कि यदि तरंग संचरण की दिशा इस प्रकार है और इसके लंबवत ऊपर नीचे जो कंपन किए जा रहे हैं वो है अनुप्रस्थ तरंग। इसके विपरीत इस प्रकार की एक तरंग पर विचार कीजिए। तरंग संचरण की दिशा पहले की तरह ही और कंपन भी इसी के ही समानांतर, ये है कंपन की दिशा। तो ऐसी तरंग जिनमें की कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, या सरल शब्दों में ऐसी तरंग जिनमें कंपन संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती हैं। ऐसी तरंग जिनमें कंपन तरंग संचरण की
दिशा के अनुदिश, अनुदिश कह सकते हैं, समानांतर कह सकते हैं। ऐसी तरंग जिनमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होते हैं, समांतर होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। इन दोनों तरंगों के उदाहरण आप दैनिक जीवन में देख सकते हैं। एक तनी हुई डोरी, कोई डोरी जो तनी हुई है दोनों सिरों पर, उसको पकड़कर खींच के जब छोड़ दिया जाता है तो उसके कंपन अनुदैर्घ्य तरंग बनाते हैं। किस प्रकार? इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत वो कंपन करते हैं, ऊपर नीचे कुछ इस प्रकार। इसी प्रकार प्रकाश तरंगे जो है वो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे ही होती हैं। दूसरी तरफ यदि हम अनुदैर्घ्य तरंगों की बात करते हैं तो ये तरंगों के लिए आप स्प्रिंग का सहारा ले सकते हैं, जो स्लिकी होती है, पास चूड़ी वाली स्प्रिंग। जब उस स्प्रिंग को खींचा जाता है, छोड़ा जाता है, तो उसके जो कंपन है कुछ इस प्रकार होते हैं जो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होते हैं। तो इस प्रकार की तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे, जैसे कि स्प्रिंग में उठने वाली तरंगे। इसी प्रकार जिस ध्वनि की हम बात कर रहे हैं वो ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्घ्य तरंगे ही होती। साथ ही साथ कुछ और भी अंतर है अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में, वो लेते हैं हम। इस टॉपिक से अभी तक हमने जो प्रश्न पढ़ा आ सकता है आपके परीक्षा में कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, एक प्रयोग के माध्यम से समझाइए, जो हमने अभी पीपीटी के माध्यम से लिया। दूसरा प्रश्न, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लेते हैं हम अंतर। एक एक अंतर तो इनकी परिभाषाओं का हमने आपको बताया अभी। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर, एक तरफ अनुप्रस्थ और दूसरी तरफ अनुदैर्घ्य तरंग। पहला अंतर परिभाषा का लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट अनुप्रस्थ तरंग के लिए, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जैसा आपको अभी बताया, चित्र बना लेंगे तो हरदम ध्यान रहेगी ये वाली चीज। जबकि अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा अंतर आप लिखिए, अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं ये श्रृंग और गर्त से मिलकर बनती हैं। श्रृंग तथा गर्त से मिलकर बनती हैं।
जो किसी भी रेखा पर, श्रृंग और गर्त समझिएगा, जैसे इस रेखा के ऊपर ये उभार, फिर ये नीचे, ये ऊपर, तो इस माध्य रेखा से ऊपर की तरफ जो ये उठाव है ये श्रृंग कहलाते हैं, जबकि नीचे की तरफ, इस रेखा से नीचे की तरफ जो ये गहराई में है ये कहलाते हैं स्थान गर्त। तो ये जो तरंग बनती है ये श्रृंग और गर्त से मिलकर बनती है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न और विरलन से मिलकर के बनती है। संपीड़न तथा विरलन से बनती है। आपको चित्र के माध्यम से संपीड़न और विरलन भी बताया था अभी हमने आपको। तीसरा अंतर आप ले सकते हैं, इन तरंगों का ध्रुवण हो सकता है। जबकि अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्रुवण नहीं हो सकता। अनुप्रस्थ तरंगे गैसों से बिल्कुल नहीं गुजर सकती, जबकि ठोस, द्रव तथा गैस तीनों से ही अनुदैर्घ्य तरंग गुजर सकती है। पांचवा और अंतिम पॉइंट आप उदाहरण का ले सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण जैसे प्रकाश तरंग तथा तनी हुई डोरी में कंपन। जबकि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंगे तथा स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। तो इस प्रकार यदि हमसे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर पूछे जाते हैं तो ये 5 अंतर स्पष्ट रूप से आप दे सकते हैं। एक बार पुनः, अनुप्रस्थ तरंगों में पहला पॉइंट, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। चित्र के माध्यम से भी बना लें आप। वही अनुदैर्घ्य तरंग में पहला पॉइंट, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट, अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त से मिलकर बनती हैं, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विरलन से मिलकर बनती हैं। तीसरा पॉइंट, अनुप्रस्थ तरंगों का ध्रुवण
हो सकता है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट, अनुप्रस्थ तरंगे गैसों से गुजर नहीं सकती, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यम से आसानी से गुजर सकती हैं। पांचवा और अंतिम पॉइंट, उदाहरण का, अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है प्रकाश तरंगे तथा तनी हुई डोरी में कंपन। दोनों में ही तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन होते हैं, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंगे तथा स्प्रिंग में उत्पन्न होने वाली तरंगे। इन दोनों में ही तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन होते हैं। जल्दी से नोट करें, समय समाप्ति की ओर। आगे की बातें आगे की क्लास में करेंगे और आज हम आपको देना चाहेंगे शुभकामनाएं रंगों के त्योहार होली के लिए। तो आप सभी के लिए होली शुभ हो। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।